शुरुआत होती है एक ऐसे जवान की मौत से जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ना ही वो पुलिस में था, ना ही वो रॉ एजेंट था, लेकिन फिर भी वो देश से बहुत ही प्यार करता था। उसकी मौत की खबर ने शेयर बाजार, दिल्ली शहर की किराना दुकानों से लेकर पार्लियामेंट तक सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन पुलिस और रॉ के लोगों को उसकी लाश न मिलने के कारण उम्मीद थी कि वो जिंदा है, लेकिन कहां, ये किसी को मालूम नहीं था। घरों, ऑफिसों में, टीवी पर न्यूज में चल रहा था कि तालिबान ने इसे किडनैप कर लिया है, तो कोई न्यूज ये कह रहे थे कि ये खुद ही कहीं तालिबान के डर से अफगानिस्तान में छिप गया है। घर घर में चल रही न्यूज ने स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चों और टीचर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कौन है जो पाकिस्तान के हुए हमले से इतना फेमस हो गया। मूवी की कहानी 22 साल पहले जाती है, जिसमें चितकोहरा के अमला टोला मध्य विद्यालय परिसर में स्थित स्नेह घर को दिखाया जाता है, जो लावारिस और गरीब बच्चों का आशियाना और स्कूल भी है। साल भर पहले यानी 1986 में यहाँ सुलेमान शिवम और विकी आए, जब ये नशे की लत के शिकार थे। तीनों की उम्र करीब 13 साल थी। इन्होंने नशे के लिए स्नेह घर की छत के रॉड तोड़ डाले, बाजार में रॉड बेचा और नशीले पदार्थ खरीदे, टीवी तोड़ दिए। स्नेह घर की टीचर्स को इन बच्चों को संभालना लोहे के छने चबाना जैसा हो गया, पर वे सभी ने हिम्मत नहीं हारी। काफी कोशिशों के बाद 1 साल बाद बच्चों की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। लेकिन जो नहीं बदला वो था सुलेमान, जो हमेशा सिगरेट पीता रहता था और उसका दिमाग एक ही बात बार बार कहता, वो कहाँ मिलेंगे। कहानी 10 साल और पीछे जाती है, जहां दिखाया जाता है कि दिल्ली में रहने वाला हिंदू मध्यम वर्ग के एक खुशहाल परिवार दिन के करीब 2-3 बजे, जिसमें 10 साल का एक बच्चा, उसके माता पिता कार से कहीं जा रहे हैं। बच्चे के हाथ में गुब्बारे हैं जो कार की खिड़की के बाहर हवा में है। तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है। तभी उस लड़के के पापा उसे कहते हैं कि आदित्य, नीचे झुक जाओ, और गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। बचपन में ही अज्ञात हमलावरों द्वारा इसके माता पिता को मार दिया जाता है। वो बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। इसी बीच एक मौलवी उसे अनाथ आश्रम में दे आता है, क्योंकि मौलवी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने उसका नाम सुलेमान दर्ज करा दिया। कहानी 10 साल बाद स्नेह घर में वापस आती है, जिसमें सुबह का समय है और सारे बच्चे सुबह अखबार आते ही पढ़ने के लिए दौड़ते हैं। स्नेह घर में अभी 6 से 20 साल के 90 बच्चे रह रहे हैं। इनमें अधिकतर लावारिस है। दूसरा स्नेह घर फरीदाबाद में है, जहां 50 बच्चे हैं। इनमें अधिकतर बच्चों ने रेलवे स्टेशनों पर ही होश संभाला, नहीं जानते क्या होता है घर परिवार। कुछ ऐसे ही बच्चे भी हैं जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की मदद से इन्हें 24 घंटे यहाँ रखा जाता है, पढ़ाया जाता है और भोजन भी दिया जाता है। जहाँ 20 साल के होने पर सुलेमान को भेज दिया जाता है। वहाँ अधिकतर का जीवन वहाँ रेलवे स्टेशनों पर ही बीता। ट्रेनों के नाम देख देख कर अक्षरों को पहचानना सीखा। सुलेमान वहाँ सबको बॉस और लाडला बन गया था। और तो और कोई मुसीबत में पड़ता तो वो किसी भी गुंडे से लड़ने के लिए सुलेमान हमेशा तैयार रहता। एक दिन सुलेमान और उसके दोस्त सड़क किनारे बैठे थे। तभी सड़क के किनारे से कार गुजरी, जिसमें एक लेडी ने सुलेमान को देखा। दूसरे दिन सुबह वही लेडीज ने घर में आई और बोली, मैं किसी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और फिर सभी बच्चों को उनके सामने लाकर रख दिया गया और उन्होंने सुलेमान को चुना। सुलेमान उस लेडी के साथ चला गया। उसके घर जाने के बाद उसे उसके पापा और मिशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें आदित्य को पता चलता है कि उसके पापा एक रॉ एजेंट थे। वो अफगानिस्तान को तालिबान से छुटकारा दिलवाना चाहते थे और अपने लोगों को भारत वापस लाना चाहते थे। वो सफल भी हुए थे, लेकिन उनसे ये गलती हो गई कि वो अपनी फाइल, जिसमें आने वाले टाइम के ऑपरेशन थे, जिससे तालिबान को पता चल गया कि वो रविंद्र तालिबान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मार दिया गया। साथ ही उस लेडी ने बताया कि भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह ये रही कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशंस पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत में 1999 में IC-814 विमान के अपहरण की बात और उसके बदले जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद डरगर और शेख अहमद उमर सैयद को छोड़ने की याद अब भी ताजा है।
भारत का तालिबान के साथ बात ना करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती थी, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर रही है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। लेकिन अब हमारे पास एक और प्लान है कि तुम्हें वहां जाना होगा। आदित्य कहता है, मैं कैसे? तब लेडी उसकी ट्रेनर दीपिका और जहीरा को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, ये जाहिरा है जो तुम्हें हर चीज के लिए ट्रेन करेगी। अगले दिन से आदित्य की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसकी शुरुआत होती है कोडिंग डिकोडिंग से, कि कैसे वहां जाकर हमसे या वहां बाकी के एजेंट से बात करनी है। ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव है शूट करना सीखना और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन के साथ अपनों को भी अपने रास्ते से हटा देना। ट्रेनिंग का तीसरा पड़ाव था अलग अलग किस्म के जहर के बारे में जानना, जो शरीर में जाकर घुल जाए और किसी को पता भी ना लगे। इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग का लास्ट पड़ाव होता है उसकी पहचान, जिसमें उसको नाम दिया जाता है पठान। आदित्य पठान बनकर अफगानिस्तान में रहने जाता है, जिसमें उसके साथ जाहिरा और कुछ अंडरकवर एजेंट्स भी जाते हैं। कुछ दिनों तक रहने पर उन्हें अफगानिस्तान में पता चलता है कि भारत के लोगों के साथ अफगानिस्तान में भी एक ड्रग्स है जो सबको खाने में मिलाकर दिया जा रहा है। ऐसा ही एक ड्रग पठान के खाने में भी मिला दिया जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। कहानी 22 साल आगे आती है, जहां पठान को कैद करके रखा है। वहां एकदम अंधेरा है, लंबे बाल, खून से सना चेहरा लेकर एक शख्स बैठा है। तभी एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत और हॉट है पठान के पास आती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है। काफी सारे एक्शन और मार धाड़ के बाद वो दोनों पाकिस्तान के कराची में आते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तभी न्यूज में पठान पढ़ता है कि तालिबान इंडिया पर हमला करना चाहता है और एंट्री होती है जिम और जॉन की, जो कहता है कि इस बार हमला हमेशा से काफी खतरनाक होगा, जिससे पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। तभी उसी रॉ ऑफिसर लेडी की एंट्री होती है, जो कहती है वक्त आ गया है पठान को वापस बुलाने का, और कहती है सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। सांसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें आई हैं। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान भारत लौटा है, लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट रद्द कर दी गई है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो गया है और जल्द ही अफगानिस्तान में वो सत्ता संभालने वाला है। ऐसे में भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। भारत दूसरा रास्ता अपनाता है तो पिछले 2 दशक में जो कुछ वहां भारत ने किया है वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी समझ से पहले कदम के तौर पर भारत को बीच का रास्ता अपनाते हुए तालिबान के साथ बातचीत स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान के विकास के लिए अब तो जो भारत कर रहा था उस रोल को वो आगे भी जारी रख सके। लेकिन तालिबान को जब से वो फाइल मिली है वो साझेदारी करना ही नहीं चाहता है। तभी एक और ऑफिसर कहता है, पर तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया भी रखता है। जब अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तक किसी भी बहुत बहुत बड़े खून खराबे की खबरें सामने नहीं आई है। तभी रॉ लेडी ऑफिसर कहती है, लेकिन अब आ सकती है, वो वापस आ रहा है। तभी पठान इंडिया आता है और कहता है, हमारे देश में वो पार्टी रखेंगे तो मुझे मेजबानी करने तो आना ही पड़ेगा। पठान फाइल फेंकता हुआ कहता है कि ऐसे तो होना ही था, जिम हमले के लिए तैयार है। 26 जनवरी सुबह 9:45 पर वो एक ड्रग से भरी एक मिसाइल आसमान में हेलीकॉप्टर की मदद से फेंकेगा। हमें उसी हमले को रोकना है, क्योंकि इससे भारत ही नहीं, भारत से सटे सभी पड़ोसियों देशों को नुकसान हो सकता है। वो एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं। भारत अफगानिस्तान की मदद ना करे, इसलिए इसकी तबाही और दोनों की तबाही से पाकिस्तान का डरना और तालिबान में विलय होना
तालिबान की सबसे बड़ी जीत है। इंटरवल के बाद कहानी तब आगे बढ़ती है जब पठान काबुल और इंडिया सहित अन्य एयरपोर्ट पर उस हेलीकॉप्टर की खोज करना शुरू करता है जिसका इस्तेमाल तालिबान ड्रग को फैलाने के लिए करने वाला है। हेलीकॉप्टर की खोज पठान और टीम को तमिलनाडु ले जाती है, जहां के हेलीपैड पर तकनीकी काम के कारण उसे बंद कर रखा है और वहां पर चौकसी से घुसने पर पता चलता है कि एक हेलीकॉप्टर को हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 100 किलो ड्रग को नाइट्रोजन गैस में मिलाकर देश में फैलाने की योजना है। लेकिन कमी ये थी कि उस हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, क्योंकि 100 केजी ड्रग होने की वजह से ज्यादा लोगों के वजन से वो फट सकता है। इसलिए उस हेलीकॉप्टर में पठान ने जाने का फैसला किया और उसे तमिलनाडु के समुद्र के पास ले जाया गया ताकि उस मिसाइल को पानी में फेंका जा सके। और जिम और उसके साथी जैसे ही हेलीकॉप्टर को भारतीय पायलट के हाथों सौंप कर उस एरिया से बाहर चले जाते, पायलट जैसे ही हेलीकॉप्टर से थोड़ी सी उड़ान भरता है, पठान हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर लटक जाता है और उस इंडियन पायलट को कूदने को कहता है। लेकिन वो पायलट कहता है कि वो नहीं कूदेगा क्योंकि उसके परिवार का सवाल है। फिर पठान कहता है कि कूद जाओ क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम्हारे नहीं, हम सबके परिवार का सवाल है। इस हेलीकॉप्टर में ड्रग है, जो मिसाइल तुम छोड़ने जा रहे हो उससे सब मर जाएंगे और जो बच गए वो अपंग या हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। तब पायलट कहता है, पर मैं हेलीकॉप्टर अब नीचे नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं इसे नीचे लाया तो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा और वो मिसाइल छूट जाएगी। तब पठान कहता है, मैं ऊपर आ रहा हूँ और तुम नीचे आओ। पायलट हेलीकॉप्टर को चलाना बंद कर देता है तो हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है। लेकिन इतने में पठान ऊपर पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर को बैलेंस कर लेता है। वहीं इसी बीच पायलट नीचे पानी में गिर जाता है और रॉ टीम उसे बचा लेती है। उधर पठान दूर जाकर पानी में मिसाइल गिरा देता है और उस पानी में तुरंत ही एंटीडोट डाला जाता है और जितने भी जीप को पानी से बाहर निकाला गया था उन्हें वापस वहां भेज दिया जाता है। इस तरह पठान ने देश को तो बचा लिया, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड को खत्म नहीं कर पाया, जिसके साथ इसके दूसरे पार्ट के आने की उम्मीद पक्की हो गई है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।